तो चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं एक ऐसी कहानी में जो वीरता, प्रेम और धोखे के धागों से बुनी हुई है। ये कहानी है महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, जो अपनी दया और अपने उसूलों के लिए जाने जाते थे। लेकिन कहानी एक बड़े सवाल से शुरू होती है। क्या किसी का सबसे बड़ा गुण ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? एक ऐसा राजा जिसकी दया की मिसालें दी जाती थी, क्या वही दया उसके पतन की वजह बनी? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है आज से करीब 900 साल पहले की। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर राज था महाराजा अनंगपाल का, और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि उनके बाद ये गद्दी कौन संभालेगा। अब देखिए, दिक्कत ये थी कि सिंहासन का कोई सीधा वारिस नहीं था। महाराजा के कोई बेटे नहीं थे, थी तो बस 2 बेटियां, और इन्हीं दोनों बेटियों के बेटे आगे चलकर इस कहानी के सबसे अहम किरदार बने। एक तरफ थे अजमेर के पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ कन्नौज के जयचंद। और समझ लीजिए, बस यहीं से भविष्य की एक बड़ी दुश्मनी की नींव रखी गई। तो महाराजा अनंगपाल ने दोनों में से चुना पृथ्वीराज को, क्योंकि वो न सिर्फ वीर थे बल्कि एक कुशल योद्धा भी माने जाते थे। उन्होंने पृथ्वीराज को गोद लिया और दिल्ली की गद्दी उन्हें सौंप दी, और बस इसी एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। पृथ्वीराज तो दिल्ली के सम्राट बन गए, लेकिन उनके मौसेरे भाई जयचंद के दिल में हमेशा के लिए एक जलन की आग भड़क उठी। तो एक तरफ दिल्ली में ये सब चल रहा था, लेकिन उसी वक्त हिंदुस्तान की सरहदों पर एक नया और बहुत ही खतरनाक दुश्मन दस्तक दे रहा था। नाम था मोहम्मद गोरी। काबुल से आया एक आक्रमणकारी जिसका बस एक ही मकसद था, भारत को लूटना और उस पर कब्जा करना। 17, ये नंबर जरा ध्यान से सुनिए। 1 या 2 बार नहीं, पूरे 17 बार मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमला किया, और हर एक बार पृथ्वीराज चौहान ने उसे जंग के मैदान में हराया। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पृथ्वीराज ने हर बार उसे बंदी बनाया और माफी मांगने पर जिंदा छोड़ दिया। तो यहां असल में 2 अलग अलग सोच की टक्कर थी, एकदम आमने सामने। एक तरफ थे पृथ्वीराज, जो अपने उसूलों के पक्के थे। क्षत्रिय धर्म, युद्ध के नियम, ये उनके लिए सबसे ऊपर थे। यहां तक कि हारे हुए दुश्मन को माफ कर देना भी उसी धर्म का हिस्सा था। और फिर दूसरी तरफ था गौरी, जिसके लिए ये सब बातें कोई मायने ही नहीं रखती थी। उसे तो बस जीत चाहिए थी, कैसे भी मिले। धोखे से, छल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे, और ये किस्से हवा के साथ उड़ते उड़ते पहुंचे कन्नौज के महल में। और वहां इन किस्सों ने किसी के दिल पर खास असर किया। वो थी जयचंद की बेटी राजकुमारी संयोगिता। उन्होंने पृथ्वीराज को देखा तो नहीं था, पर उनकी वीरता की कहानियां सुनकर ही उन्हें अपना सब कुछ मान बैठी थी। अब सोचने वाली बात है, जब ये खबर जयचंद को मिली तो क्या हुआ होगा। वो तो पहले से ही पृथ्वीराज से जलते थे। उन्होंने इस मौके को बदला लेने का एक जरिया बना लिया, एक ऐसा बदला जिससे वो पृथ्वीराज को सबके सामने जलील कर सकें। और इसके लिए उन्होंने रचाया अपनी ही बेटी का स्वयंवर। और यहां देखिए उसने क्या किया। ये तो अपमान की हद थी। हिंदुस्तान के कोने कोने से राजाओं को बुलाया गया, बस एक को छोड़कर, पृथ्वीराज चौहान। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने महल के दरवाजे पर ही पृथ्वीराज का एक पुतला बनवाकर खड़ा कर दिया, एक दरबान की जगह पर। सोचकर देखिए कितना बड़ा अपमान था ये। लेकिन अगर जयचंद चालाक था तो संयोगिता उससे भी 2 कदम आगे थीं। उन्होंने अपने पिता की इस चाल का जवाब दिया, और क्या खूब दिया। चुपके से एक संदेश भिजवाया गया पृथ्वीराज तक। फिर जब स्वयंवर का दिन आया तो संयोगिता सभी राजाओं के सामने से गुजरी, किसी को नहीं देखा, और सीधे जाकर वो वरमाला उस पुतले के गले में डाल दी। ये एक इशारा था पृथ्वीराज के लिए। और फिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। ठीक उसी पल भीड़ में से निकले पृथ्वीराज चौहान। वो भेष बदलकर वहीं मौजूद थे। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और भरी सभा से अपने साथ दिल्ली ले गए। जयचंद तो बस देखता रह गया, अपमान और गुस्से से आग बबूला। ये घाव जयचंद के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसके अंदर बदले की आग अब नफरत बन चुकी थी, एक ऐसी नफरत जिसने उसे अंधा कर दिया, इतना अंधा कि उसने देश से गद्दारी करने जैसा फैसला कर लिया। और यहां आता है इस कहानी का सबसे अफसोसनाक मोड़। अपने अहंकार और बदले की आग में जयचंद ने उसी दुश्मन से हाथ मिला लिया जिसे पृथ्वीराज ने 17 बार हराया था।
उसने मोहम्मद गोरी को संदेश भेजा, न सिर्फ हमला करने के लिए उकसाया, बल्कि अपनी सेना से उसकी मदद करने का वादा भी किया। तो बस गद्दारी ने अपना रंग दिखाया। जयचंद ने गोरी को खबर दी कि पृथ्वीराज की सेना इस वक्त सावधान नहीं है, ये बिल्कुल सही मौका है। और इसी खबर का फायदा उठाकर गोरी ने अचानक हमला कर दिया। पृथ्वीराज तैयार नहीं थे, उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें कैदी बनाकर काबुल ले जाया गया और वहां उनके साथ बेहद क्रूरता हुई। उनकी आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दिया गया और उन्हें अंधा करके एक काल कोठरी में फेंक दिया गया। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और इस कहानी में वो उम्मीद की किरण बनकर आए पृथ्वीराज के बचपन के दोस्त, उनके राजकवि चंद्रबरदाई। वो अपने दोस्त को, अपने राजा को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकते थे, तो वो भी भेस बदलकर पहुंच के काबुल, और उनके दिमाग में एक आखिरी दाव चल रहा था, एक ऐसी योजना जो इतिहास बदलने वाली थी। लेकिन सवाल तो वही था, एक अंधा इंसान, एक अंधा राजा भला अपने दुश्मन को कैसे मार सकता है? और इसी कैसे का जवाब था चंद्रबरदाई के पास, क्योंकि चंद्रबरदाई जानते थे कि पृथ्वीराज के पास एक ऐसी कला थी जो दुनिया में शायद ही किसी के पास हो। शब्द भेदी बाण, मतलब सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे बिल्कुल सटीक निशाना लगाने की अद्भुत कला। तो चंद्रबरदाई ने गोरी के अहंकार को ललकारा। उससे कहा कि हमारा राजा अंधा होकर भी ऐसा निशाना लगा सकता है जो कोई आंखों वाला नहीं लगा सकता। गोरी इस प्रदर्शन के लिए तैयार हो गया, और जब वो पल आया तो चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा। ये दोहा सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक कोड था, एक संदेश था पृथ्वीराज के लिए, जिसमें गोरी की बिल्कुल सही लोकेशन छिपी हुई थी। उन्होंने कहा, 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। बस स्टेज सेट था। गोरी ने गर्व से हुक्म दिया, चलाओ तीर। चंद्रबरदाई ने जोर से दोहा दोहराया और पृथ्वीराज ने सुन लिया। उन्होंने अपने कानों से गोरी की आवाज की दिशा नापी और चंद्रबरदाई के शब्दों से उसकी दूरी का अंदाजा लगा लिया। और फिर वो हुआ जिसकी गोरी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये इस पूरी गाथा का चरम था। अपने दोस्त के शब्दों पर विश्वास करके पृथ्वीराज ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची और तीर छोड़ दिया। तीर हवा को चीरता हुआ गया और ठीक गोरी के गले में जा लगा। एक पल में सब कुछ खत्म। एक अंधे शेर ने सिर्फ आवाज के दम पर अपने सबसे बड़े शिकारी को मार गिराया था। लेकिन पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई दोनों जानते थे कि इसके बाद क्या होगा। वो दुश्मनों से घिर चुके थे। उनके हाथों पकड़े जाना और अपमान सहना उन्हें मंजूर नहीं था। तो उन दोनों दोस्तों ने अपना आखिरी वादा निभाया। उन्होंने एक दूसरे की जान ले ली ताकि गैरत से इस दुनिया से विदा ले सके। इसे कहते हैं वीर गति। तो आखिर में यह सवाल रह जाता है कि एक लीजेंड, एक गाथा बनती कैसे है? एक शानदार जीत से भरी जिंदगी से, या एक गौरवपूर्ण वीर अंत से? पृथ्वीराज चौहान की कहानी शायद इसी बात का जवाब है। ये हमें बताती है कि कभी-कभी आखिरी हार भी आपको हमेशा के लिए अमर बना देती है।